और जैसे बिजनेस एज यूजुअल होता है वो चलता रहेगा। पिछली बार जब मैंने आपसे वार्तालाप किया था तो बात हुई थी बंगलोर में 662 करोड़ के बहुत सारे अपार्टमेंट्स के घोटाले के विषय में, और आपको याद होगा कि उस पर व्हाट्सएप टेप्स वक्तव्य सब आ गए थे सामने। कॉन्ट्रैक्टरों ने कहा कि किस प्रकार से घूस मांगी गई, घूस दी गई, कौन देने आया, और उसके आगे वो जो अकाउंट नंबर्स थे वो कलकत्ता तक ट्रेस हुए और सीधा संबंध हुआ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से और उनके संबंधियों से। ये सब चीजें पुरानी हैं लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रृंखला का संबंध है उनसे। और मैंने तब भी कहा था कि जैसा महात्मा गांधी ने कहा है कि कुशासन और भ्रष्टाचार और कुशासन हाथ पकड़ के चलता है, और इसका सबसे उत्तीर्ण उदाहरण है कर्नाटक। अब क्या हुआ, जरा मैं उसका आपको विवरण करूं, उसके बाद वापस आते हैं कि पहले क्या हुआ था कर्नाटक में। इस बार एक निर्णय आया है उच्च न्यायालय से। ये ना हम कह रहे हैं, न कांग्रेस कह रहा है, न विपक्ष कह रहा है, प्रतिद्वंदी नहीं कह रहे हैं। उच्च न्यायालय ने एक 20 पन्ने के विस्तृत कई कारणों के समेत एक निर्णय दिया है। उच्च न्यायालय कर्नाटक बंगलौर से, जो बड़ा रोचक है और आपको दिखाता है कि किस प्रकार से बीजेपी और बीजेपी की सरकारें भ्रष्टाचार से लिप्त बेलगाम चल रही हैं, बेशर्मी से चल रही हैं। लोकलाज और जनता जनार्दन का कोई लिहाज भी नहीं है। ये याचिका थी माननीय येदियुरप्पा जी द्वारा। इसमें प्रथम याचक हैं माननीय मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, नाम लिखा है उनका पहले पृष्ठ पे। उन्होंने कहा कि इसको निरस्त किया जाए, क्वॉश किया जाए। किसको? जो मेरे विरुद्ध कंप्लेंट हुई है, जो मेरे विरुद्ध एफआईआर है, और ये एफआईआर और कंप्लेंट मेरे विरुद्ध है भ्रष्टाचार विरोधी कानून में अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, जिसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहते हैं। ये कंप्लेंट और एफआईआर जो मेरे विरुद्ध लंबित है, इसको माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय निरस्त करे। उच्च न्यायालय ने विस्तृत रूप से कहा कि निरस्त नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं उन कानूनी दलीलों से आपको इस वक्त बोर नहीं करूंगा। विशेष रूप से पैरा 10 में जो उन्होंने कहा और विशेष रूप से पैरा 11 में कहा, वो आवश्यक है सुनना। उच्च न्यायालय ने, मैं अभी समराइज कर रहा हूं, फिर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। कहा कि पहली बात तो निरस्त नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि कुछ और लोगों के विषय में निरस्त कर चुका है उच्च न्यायालय, लेकिन वो लागू नहीं होता माननीय मुख्यमंत्री पे। तीसरी बात, वो इसलिए नहीं होता लागू क्योंकि मुख्यमंत्री के विरुद्ध स्वतंत्र अलग विभिन्न आरोप हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठे हुए जो जमीन आवंटित होकर अलॉट हो गई थी इंडस्ट्रियलिस्ट को, नए उद्योगों को, उसको डीनोटिफाई कर दिया। यानी जमीन ली किसी कृषक से, पैसा बना लिया, उसको आवंटित कर दिया, और फिर कुछ लोगों ने जिन्होंने पैसा बनाया था उनके फेवर में डीनोटिफाई भी कर दिया। और उसमें लिखा कि ये मुख्यमंत्री यानी श्री बीएस येदियुरप्पा ने रेकलेसली, ये मेरा शब्द नहीं है, ये वहां लिखा है, कंप्लेंट में लिखा है, जो उच्च न्यायालय ने कोट किया है, रेकलेसली ये किया, और इसलिए स्वतंत्र रूप से इनके विरुद्ध चलना चाहिए। उसके बाद पैरा 10 में ये कहा उन्होंने कि ये अत्यंत दुखद प्रसंग है, अत्यंत गंभीर मुद्दा है कि लगभग 5 वर्ष तक, और लगभग बता रहा हूं मैं आपको, एग्जैक्ट तारीखें लिखी है वहां, 2015 से 2019 के अंत तक, यद्यपि न्यायालय का कोई अंतरिम आदेश, जिसको हम स्टे कहते हैं, नहीं था,
फिर भी आपने आपने यानी पुलिस ने, विशेष रूप से लोकायुक्त पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तक नहीं किया। यह बताइए कि आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? किसी रूप की बाधा नहीं थी आपके ऊपर, कोई कानूनी हिचक नहीं थी, कोई प्रतिबंध नहीं था। 5 वर्षों तक इसको सुला के लुप्त रखा गया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है, मुख्यमंत्री का पद बड़ा है। उसके आगे वापस पैरा 10 पे कहा उच्च न्यायालय ने कि इसमें तो और भी ज्यादा गंभीर और रोचक इसलिए है क्योंकि एक सेशन जज, जो कि स्पेशल जज होता है सीबीआई कोर्ट का, आप जानते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सीबीआई केसेस होते हैं, उसने 15/6/2017 में वापस ये आश्चर्य प्रकट किया था। तारीख दी है 15/6/2017 में। देखिए 15 से 19 तक कुछ नहीं किया। उस दौरान 15 जून 2017 में एक जज भी लिखता है, ये सब उच्च न्यायालय अब कल वाले जजमेंट में 22 दिसंबर के जजमेंट नोट कर रहा है कि 15 जून में आश्चर्य प्रकट किया स्पेशल जज ने, आई कोट, नो स्टे ऑर्डर इज रिसीव्ड और प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट सो फार एज इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट एक्यूज्ड 2 इज कंसर्न। एक्यूज्ड 2 माननीय येदियुरप्पा जी हैं। The IO is directed to proceed with the investigation and to submit the report. ये कब का आदेश है मान्यवर? ये आदेश है 15 जून 2017 का। और उच्च न्यायालय ये उससे ज्यादा प्रचंड आश्चर्य प्रकट करता है कि 2020 में मैं 22 दिसंबर को ये लिख रहा हूं निर्णय, और मैं पाता हूं कि उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद पैरा 11 में वो इस कारण से और कुछ लिखते हैं जो मुझे पूरा पढ़ना आवश्यक है संक्षेप में, लेकिन उसका एक हिस्सा पूरा पढ़ना जरूरी है। The explanation offered on behalf of Respondent 1 in the circumstances of the case. Respondent 1 है लोकायुक्त पुलिस। अधिकतर इस समय में पूरी तरह से वहां के प्रशासन के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी के अंतर्गत। The explanation offered is totally irrelevant and cannot be accepted. The circumstances noted above clearly indicate that the delay is intentional and deliberate. Though at this juncture it cannot be said that Lokayukt police has succumbed to the pressure of the Chief Minister, who has been holding the position of Chief Minister of Karnataka. Yet Lokayukt police, being an independent and impartial body entrusted with the duty to investigate into the misconduct of the public servants objectively, cannot give rise to an impression in the mind of the general public that it is playing into the hands of the political bigwigs. ये उच्च न्यायालय के शब्द हैं। आगे 4 लाइन छोड़ के वो कहते हैं, आई रिफ्रेन फ्रॉम डायरेक्टिंग एनी एक्शन अगेंस्ट लोकायुक्त पुलिस। जज कहता है कि मैं करना तो चाहिए लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं अभी। आगे लिखते हैं, however the laxity in conducting the investigation in the instant case is deprecated. आगे और फाइंडिंग दी है, and लोकायुक्त court is directed to keep watch over the investigation ordered by the criminal courts. अब दोस्तों इससे ज्यादा एक कठोर स्पष्ट इंडाइटमेंट एक सिटिंग मुख्यमंत्री का हो सकता है क्या? किसी भी जज द्वारा अति महत्वपूर्ण होता है, ये उच्च न्यायालय के जज द्वारा है और याचक इसमें मुख्यमंत्री हैं। आज आपको जवाब नहीं मिलेगा और मैं कितना माथा पीट लूं, मैंने ऐसे ही पीटा था माथा 11 अक्टूबर को भी, 18 नवंबर को भी। कांग्रेस कितने भी डेमोन्स्ट्रेशन कर लें, आपको किसी से जवाब नहीं मिलने वाला है। 5 वर्ष तक ये क्यों चुपचाप रहा? क्यों सत्ता में आने के बाद ये याचिका मुख्यमंत्री ने पिटिशनर बन के फाइल की? और क्या ऐसे पदासीन मुख्यमंत्री के लिए 1 मिनट 30 सेकंड भी और इस पद में बैठना बेशर्मी की अथाह सीमा है कि नहीं है? मैं औपचारिक रूप से आपके समक्ष, कई और पार्टियों की तरफ से भी सबका यही मत है, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कई जनता जनार्दन का यह मत है,
10 बार मैं मांग सकता हूं, और ये मांग दोहरा रहा हूं मैं आपके सामने कि तुरंत इसमें इस्तीफा होना चाहिए, गवर्नर को हटाना चाहिए, बीजेपी को उनसे इस पद से मुक्त करना चाहिए। लेकिन क्या आप समझते हैं ये होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज ये केंद्र वाली पार्टी और प्रदेश वाली पार्टी बेशर्मी की राजनीति कर रही है, बेशर्मी से कर रही है। लोकलाज एक ऐसे मुख्यमंत्री के विषय में जो बारंबार, एक बार नहीं बारंबार इस रूप से स्ट्रिक्चर हुआ है। मैं आपको एलके अडवाणी जी के शब्द दोहराना चाहता हूं, जो मैंने 18 अक्टूबर को भी कहे थे, लेकिन दोहराना आवश्यक है। कर्नाटक के विषय में थे, स्पेसिफिकली स्पष्ट रूप से बीएस येदियुरप्पा के विषय में थे। अब ये अलग बात है कि आज आप अडवाणी जी को नहीं गिनते हैं, मार्गदर्शक मंडल को नहीं गिनते हैं, 1.5 लोगों के बीच के अलावा किसी की सुनते नहीं हैं, और हर चीज को जनता जनार्दन के इलेक्शन रिजल्ट के आधार पर सही मानते हैं। लेकिन अडवाणी जी ने यह कहा था स्पष्ट रूप से येदियुरप्पा जी के विषय में, मैं कोट कर रहा हूं, लेट मी फर्स्ट पॉइंट आउट दैट बीजेपी डिड नॉट थ्रो आउट येदियुरप्पा। कोट कर रहा हूं मैं, इट इज ही हु ब्रोक अवे फ्रॉम द बीजेपी and decided to form a factional party of his own, the KJP. In fact, when it became apparent that he was unabashedly indulging in corruption, if the party had immediately taken firm action, the course of events would have been quite different. मतलब ये व्यक्ति जो बारंबार भ्रष्टाचार से लिप्त पाया गया है, पिछली बार भी जब लिप्त पाया गया था तब भी आपने पार्टी के रूप से कोई एक्शन नहीं लिया। वो अलग बात है कि वो चला गया, उसने अपनी पार्टी बना ली, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और आपके उप प्रधानमंत्री दिग्गज नेता कहते हैं कि उस वक्त एक्शन लेना आवश्यक था, और अगर एक्शन लिया होता तो एक दूसरा रास्ता, एक दूसरा मार्ग होता। तो दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि जो लोग हमको दुहाई देते हैं, जो लोग कृषकों को इस अपमानजनक तरीके से डील करते हैं, जो लोग अहंकार से ग्रस्त हैं, जो लोग अपने को अविजयी समझते हैं, जो लोग सिर्फ दूसरों को उपदेश देने की में विश्वास रखते हैं और अपने गिरेबान को झांकने वाला वाक्य भी नहीं जानते, उन लोगों के लिए ईश्वर ने एक सामने एक मिरर रख दिया है, एक बड़ा लंबा कांच रख दिया है कि ये आपका सही चेहरा है, और आज भी वही चुप्पी आप साधेंगे तो वो आपको काटने दौड़ेगी। फ्रेंड्स, आई डोंट वांट टू टेक लॉन्ग इन इंग्लिश, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन ग्रेट डिटेल इन हिंदी दैट आई हैव हैड द गुड फॉर्चून और द मिसफॉर्चून, डिपेंडिंग ऑन विच वे यू लुक एट इट, of raising Karnataka and corruption more than once before you. Karnataka and corruption seem to go hand in hand. Karnataka and corruption seem to be inextricably intertwined. And culpable conspiratorial silence of all the powers that be, our extremely eloquent Prime Minister, the BJP party president, Mr. Nadda, the half portion of the 1.5 group which governs India, Mr. Amit Shah, all of them maintain silence on this very special arc of immunity accorded to one man by the BJP, the arc of immunity accorded to Shri B.S. Yediyurappa, the sitting Chief Minister of Karnataka. It is mysterious, it is inexplicable, it is shocking. The Congress party has earlier and today again, with all the force at my command, I call for the immediate resignation, removal, stepping down of the Chief Minister, but knowing full well it will not happen. Why do I say all this? I say it because on the 11th of October, I had given you an example with tapes and WhatsApp messages about contractors talking of bribes paid in connection with a 662 crore apartment complex project in Bengaluru. I'm not repeating that,
but you received eloquent silence from the powers that be when we asked for B.S. Yediyurappa's resignation then. Today, that is yesterday, we have a judgment of no less than the High Court of Karnataka, the highest court of that state, and one court below the Supreme Court. It's a detailed judgment of about 20 pages. It arose from a complaint under the Prevention of Corruption Act years ago against the current Chief Minister and other accused. One of the principal arguments in the petition which the High Court decided, where the petitioner number one is Mr. Yediyurappa himself. Mr. Yediyurappa is the petitioner in the petition dismissed yesterday by the High Court. The principal argument by him was that, like some other accused, complaints have been quashed, please quash my complaint. The court rejects that argument, saying that no, you are independently accused of quote unquote recklessly denotifying valuable lands which had been acquired, allotted, and given to entrepreneurs. But because it helps landholders and people connected to you, you denotified it. That is the prosecution you are facing under Section 13 of the Prevention of Corruption Act. And that is an independent charge, and just because some accused got relief, I will not give you relief, is the first point. The judgment then goes on to deal with other points, but most important are para 10 and para 11, which I am reading only portions of to save time. The court laments in very strong language as to how and why the Lokayukt police and the state apparatus allowed a person to remain not even under investigation, with the investigation not proceeding at all for 5 long years, from early 2015 to end 2019. It further notes the astonishing fact that in that period, there is absolutely no reason, because there was no stay, no hindrance, no obstruction to any investigation, because no court had intervened in favor of Mr. Yediyurappa. It further notes an astonishing order in the middle of that period, dated 15th of June 2017, by the special judge on the Prevention of Corruption Act handling the case, who says, quote, no stay order is received or produced before the court so far as investigation as against accused 2 is concerned. The IO is directed to proceed with the investigation. 2015 to 19, and even after this order of 2017. Consequently, the court at the end goes on in para 11 to use strong words. And it says, yet the investigation insofar as petitioner accused not being installed, the explanation offered is totally irrelevant and cannot be accepted. It goes on, the circumstances noted above clearly indicate that delay is intentional and deliberate. Can you imagine, for a sitting chief minister? Though at this juncture it cannot be said that respondent 1 has succumbed to the pressure of the petitioner. Now respondent 1 is the Lokayukt police, petitioner is Yediyurappa. So the court is saying, though I will not give a finding that Lokayukt police has succumbed to the pressure of the chief minister, who has been holding the position of chief minister, yet Lokayukt police, being an independent and impartial body entrusted with the duty to investigate into the misconduct of the public servants, objectively cannot give rise to an impression in the mind of the general public that it is playing into the hands of the political bigwigs. I refrain from making strong comments against the Lokayukt police, but laxity in conducting the investigation is deprecated, and the Lokayukt police is directed to keep watch over the investigation ordered. You can now understand the game Mr. Yediyurappa, the BJP and the state government has been playing. In or out of power, delay matters. Don't allow investigation to start. Wait for opportune moments to challenge by quashing petitions. Lose in the petitions and then continue delaying. Ultimately, the bottom line is simple. Never let judgment day come. Never let results follow. Let time take its own course and solve matters on its own.
Friends, it is dastardly, it is inexcusable. I think Mr. Yedurappa, the BJP, Karnataka and corruption have intersected far too often, far too many times. Mr. L.K. Advani, the Deputy Chief Prime Minister, whom you should listen to, even though you ignore him by putting him in the Margdarshak Mandal, had said years ago about this very Chief Minister, quote, he had said, "Let me first point out that the BJP did not throw out Yedurappa. It is he who broke away from the BJP and decided to form a factional party of his own. In fact, when it became apparent that he was unabashedly indulging in corruption, if the party had immediately taken firm action, the course of events would have been quite different." Don't listen to us, but at least don't completely insult and forget your leaders like Vajpayee and Advani. Don't listen to us, but don't give homilies on corruption to the whole world and keep eloquently silent at all levels when Yedurappa and Karnataka and corruption intersect and come to the public domain. Have some shame, some political shame, and do not practice the politics of deception by providing a special constitutional arc of immunity to your chief minister. The whole country is waiting for the prime minister to do his Raj Dharma, his constitutional dharma, and we will not hesitate to keep on reminding him of his constitutional dharma so long as no action is taken, no comments made, no reprimand recorded. Thank you. आदावर दे सर। आदावर। हाँ सर, ये जो है जिस तरह से फार्मर्स जो है कैंपेन चला रहे हैं, क्या ये जो बार बार आप करप्शन की जो इश्यूज लेकर आ रहे हैं, कांग्रेस इस पर क्यों नहीं इस तरह की कैंपेन चलाती है? बहुत करप्शन के बहुत इश्यूज आपने हाईलाइट किया है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए पब्लिक में, जो जाना चाहिए मैसेज, वो नहीं जा रहा है। तो इस तरह की कैंपेन क्यों नहीं शुरू की जाती कांग्रेस की तरफ से? पहली बात तो यह है कि अगर ये कैंपेन पूरी तरह से नहीं जा रही है आपके अनुसार, तो कुछ हद तक आप भी दोषी हैं। ये कैंपेन तो हम आपके जरिए ही कर सकते हैं, विशेष रूप से कोविड के समय में, नंबर 1। नंबर 2, ये नहीं समझिए कि ये कैंपेन नहीं चल रही है। जब कभी ऐसा कोई मुद्दा हुआ है, आप पन्ने उठा के देख लें, सबसे अग्रिम पंक्ति में रही है कांग्रेस। चाहे मैं रहा हूं या मेरे कोई कॉलीग रहे हो, लेकिन मुद्दा कांग्रेस ने बार बार उठाया। नंबर 3, हमारे वहां के पीसीसी अध्यक्ष, मेरी खुद की बात अक्टूबर में कई बार हुई उनसे, वो इस पे अभियान चलाते हैं, लेकिन वो नहीं, यहां हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के सुरजेवाला जी ने लिया है ब्रीफिंग इस पे संदर्भ के रूप से, और वो तो वैसे भी जियो की वो तो वैसे भी कर्नाटक के इंचार्ज भी हैं। तो ये मुद्दा तो हमेशा लिया जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि इस सरकार ने कितने सारे ऐसे मुद्दे खड़े कर दिए हैं, कृषकों से लेके ये, कि कई बार कुशासन के मुद्दों में भी ये डूब जाता है। और वहीं मैं समझता हूं कि प्रेस का रोल अनिवार्य है कि लोग, हम एक बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, लेकिन जो लोग ढीठ हैं और जिद्दी हैं, उनके लिए संस्थापिक स्मृति में इसको तैयार रखना वो प्रेस का काम भी है। सर, briefly say in English. Briefly in English, sir. Okay. I don't, first of all, let me tell you that if you think that this campaign is not sufficiently disseminated and distributed, I would respectfully say that part of the fault lies in you. By you, I don't mean you, but I mean the press in general, because we rely on the press for carrying the true message, the correct message. Nobody is asking for any favors, but equally, the message has to be disseminated. In a democracy, you are the best vehicle for it. And in a sense, when you blame us, you blame yourself also. Number 2, do not think that we have never raised it or are raising it only intermittently or are raising it in a subdued manner. I don't think any party in India has raised issues on Karnataka and corruption more than Congress party. As I told you, I have myself taken 3 briefings related. My colleagues have taken other briefings, including Mr. Surjewala. He also happens to be now in charge of Karnataka. At the PCC level, abhiyans are carried on against Mr. Yedurappa's corrupt practices almost every week.
But I agree with you that we are submerged in a sea of misgovernance. The issues which comprise a sea of misgovernance sometimes submerge other issues, and therefore I repeat that it is your job above all to keep such issues alive in institutional memory. सिंघवी जी, मेरा सवाल पश्चिम बंगाल को लेकर है। जिस तरह से वहां लगातार राजनीतिक हिंसा हो रही है, आज भी हिंसा हुई है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, और जिस तरह से चाहे वो गृह मंत्री हो या बीजेपी के अध्यक्ष हो लगातार दौरा कर रहे हैं, आपको लगता है कि पूरी तरह से बंगाल के चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है? और इस सब में अगर वहां ट्रायंगुलर फाइट होता है, अगर कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ आती है और टीएमसी और बीजेपी, इस ट्रायंगुलर फाइट में कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा अगर जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ती है तो? सर, ये सवाल का जवाब देना चाहे, मैं उसके पहले ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कर्नाटक पे और कोई सवाल तो नहीं है। मैंने सोचा ये भी सुओ मोटो पे पूछेंगे। किसी और साथी का सवाल हो कर्नाटक के मुद्दे पर, येदियुरप्पा जी के मुद्दे पर, उसके बाद हम अगला सवाल ले लेंगे। मेरे ख्याल से नहीं है सर। देखिए, आपके प्रश्न का पहला हिस्सा जो है, मैं समझता हूं इसमें एक लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि बीजेपी, और मैं सीधा बीजेपी का नाम ले रहा हूं, मैं न टीएमसी का नाम ले रहा हूं, न लेफ्ट का नाम ले रहा हूं, और कांग्रेस का नाम लेने का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी का सीधा उद्देश्य, स्पष्ट उद्देश्य, बल्कि करीब करीब बेशर्मी वाला उद्देश्य है कि वो पोलराइज करें, विभाजन करें, विवादित करें, संदेह और आपसी वैमनस्य के आधार पर चुनाव लड़ें। नंबर 2, हम सबको, चाहे मैं कांग्रेस हूं, आप टीएमसी हैं, वो लेफ्ट हैं या और कोई पार्टी है, यह अति आवश्यक है कि इस उद्देश्य को समझें और इसके ट्रैप पे न पड़ें। मैं अभी पोलराइजेशन की बात कर रहा हूं, और मैं किसी और पार्टी को, हाँ, इक्का दुक्का इंडिविजुअल केस में हो सकता है, मैं व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन संस्थापित स्तर पे कोई पार्टी इसमें न करती है न माहिर है जिस प्रकार से बीजेपी है। और हर पार्टी को पूरी तरह से सतर्क होना, अति सतर्क होना अति आवश्यक है। नंबर 3, मैं तो चाहूं निजी रूप से, तो निश्चित रूप से वहां पर तीनों पार्टियों को ज्वाइन करना चाहिए था। 2 की बात क्या कर रहे हैं आप, तीनों को ज्वाइन करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे संसद में लेफ्ट और टीएमसी का एटलीस्ट कोऑर्डिनेशन नहीं है, बहुत हद तक कोऑर्डिनेशन है, लेकिन ये चुनाव में संभव नहीं होता है, तो कुछ हद तक तो दुर्भाग्य है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे बीजेपी को कोई सीधा फायदा होने वाला है। मैं समझता हूं कि बेहतर जरूर होता कि एकदम ही वोट विभाजन नहीं हो, लेकिन बीजेपी करीब करीब एक फॉरेन पार्टी मानी जाती है वहां पर। संसद में उन्होंने अच्छा किया हो, लेकिन बंगाल के असेंबली में उसका कोई स्थान नहीं है, और इसलिए ये जो लड़ाई होगी वो सीधी होगी टीएमसी और वामपंथी कांग्रेस वाले गुटों से। हल्ला शोरगुल वगैरह जरूर बीजेपी ज्यादा करेगी, विभाजन और पोलराइजेशन की राजनीति जरूर खेलेगी, और जब तक हम सतर्क रहेंगे उसमें, तब तक बीजेपी को नुकसान ही होगा। सर, मेरा सवाल जम्मू कश्मीर के जो डीडीसी चुनाव हुए थे उनके नतीजों के ऊपर है, जहां बीजेपी ने एक अच्छी बढ़त जम्मू के रीजन में पाई है, कश्मीर के अंदर गुपकार अलायंस आगे है। कांग्रेस किस तरीके से देखती है इस पूरे नतीजों में, क्योंकि आप 5वें नंबर की पार्टी में बनकर रह गए हैं? और दूसरा सवाल ये इसी के से जुड़ा हुआ कि क्या गुपकार अलायंस को कांग्रेस पार्टी समर्थन देगी? देखिए, जो जहां तक आपके प्रश्न का दूसरा हिस्सा का सवाल है, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया इसमें, इसलिए मेरा बोलना उचित भी नहीं होगा, ना संभव है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई राय नहीं है कि अगर गुपकर को एक तरफ देखें और बीजेपी को एक तरफ देखें, तो हम बीजेपी के तो किसी हालत में समर्थन नहीं दे सकते, लेकिन किसको समर्थन देंगे ये निर्णय लेना अभी बाकी है। नंबर 3, मैं ये जरूर मानूंगा कि जितना अच्छी तरह से हमें परफॉर्म करना चाहिए उतना परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। स्कोप और पोटेंशियल उससे बेहतर होने का है, लेकिन आप ये समझिए कि जो पार्टियां किस कठिन और कठिनाइयों के दौरान ये चुनाव लड़ रही हैं, जो व्यवधान है, जो बाधाएं हैं, जो फ्री कैंपेनिंग और एक संपर्क के बीच में जो व्यवधान है,
वो कोई आम नहीं है। अब ये सबके लिए बराबर है, मैं समझता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कि एक सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, वो न वैली के किसी विभाजन को मानती है, न जम्मू के इलाके में जो बीजेपी करती है बार बार डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी, उसमें भी विश्वास नहीं करती है। उन दोनों में कुछ हद तक बीच पे पड़ गई है कांग्रेस, और इसलिए इतना अच्छा इसमें आशावान जो था हमारा उतना परिणाम नहीं हुआ है। उसी तरफ काम करेंगे, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हुआ है। और जो हमें समय मिला था और जिस बाधाओं से हमने लड़ा है, उसके अनुसार मैं समझता हूं कि उसी संदर्भ में इसको हम देखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सिद्धार्थ। कोई और सवाल हो साथी तो पूछ लें।